ने स्नेह, विद्या, सरलता, अभय और असंग्रह, इन 5 चीज़ों के बारे में बात करी। इसके आधार पर जीने से हमारा अपना जीवन व्यवस्थित होता है। हमारे अपने भाव, हमारे अपने विचार, हमारा अपना आहार विहार, हमारा अपना सुविधा का उपयोग सदुपयोग का प्रवृत्ति, हमारा व्यवहार आचरण, ये ठीक होने का काम होता है। अब हम एक बात करना चाह रहे हैं आज के सेशन में कि ये सब के साथ हम परिवार के रूप में या काम करने की जगह पर एक टीम के रूप में जब जीने जाते हैं, चाहे वो यूएचबी टीम हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो वहाँ के लोगों की टीम हो, किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि टीम मजबूत हो सके और वहाँ जीते हुए हमको तृप्ति भी हो सके और हम काम भी ठीक से कर सकें। इसकी आवश्यकता दिखाई देती है। उसको लेकर के थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि किस पर बात कर रहे? ठीक है। अभी तक हम सारा अभ्यास इस बात को लेकर के फोकस किए हुए थे कि हम अपनी तरफ से जीने में क्या बदलाव करें ताकि दूसरों के साथ परस्परता में हमारा जीना ठीक हो जाए। अब हम इस पर बात करना चाह रहे हैं कि परिवार के रूप में एक टीम बने, उस दृष्टि से हम क्या भागीदारी कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। आज के सेशन में इस पर बात कर लेते हैं। कोई प्रश्न होगा तो कल उस पर बात कर लेंगे और समअप करने का कुछ और काम समअप का और कुछ आगे कैसे कर सकते हैं काम, उसके संदर्भ में जो बात करनी है उसको हम लोग कल करेंगे। मोटे तौर पर अपने सेशन का डिज़ाइन ये है, पर उसके पहले हम शुरू करने के पहले 1-2 सवाल आपसे पूछ लेना चाहेंगे। पिछले सेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो एक केस भी बोलने की प्रैक्टिस नहीं कर पाए? वो ज़रा हमको हाथ उठाइएगा। कितने लोग ऐसे हैं नहीं कर पाए प्रैक्टिस? हाँ, आज वाले ग्रुप में मैं पूछ रहा हूँ। इनके ग्रुप में आज कौन लोग थे? और 1 2 3 आप लोग शब्द ढूंढ के नहीं दे पा रहे हैं या देने के बाद वो बोल नहीं पा रहे हैं? अगर शब्द मिल जा रहा है और बोल नहीं पा रहे हैं तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार बोलने की ज़रूरत है। स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, उसका तरीका यही है। फिर से रिपीट करें, फिर से रिपीट करें, फिर से रिपीट करें, फिर से रिपीट करें। अभ्यास, 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 इतना ही है उसमें। अभ्यास, 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 चाहे वो वीक में 1 दिन करें, चाहे रोज़ 10 मिनट करें, चाहे अल्टरनेटिव डे करें, वो आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। बट वो प्रैक्टिस 1 महीना करेंगे ना लगातार घर पर, ठीक है। अल्टरनेट डे करिए कि वीक में 1 दिन थोड़ा लंबे समय करिए, बेहतर होता है। अल्टरनेटिव डे आप आधे घंटे का समय, 20 मिनट का समय निकाल लें और प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो उसको जितना करेंगे ना उतना उतना उसमें परफेक्शन आएगा, परफेक्शन आएगा। तो वो ग्रुप हमारा यहाँ जाने के पहले बन सके, आपस की वो कनेक्टिविटी हो सके और अभ्यास कर सके, उसमें आप बहुत सेफ हैं। क्योंकि जिन लोगों के साथ आपका ग्रुप बन रहा होगा ना, ये आपके बहुत बगल में काम करने वाले लोग नहीं हैं कि आपका कुछ दुरुपयोग कर ले जाएंगे। कुछ है नहीं उसमें ऐसा। और ऐसे भी अब तो अभय पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, खोने के लिए कुछ विशेष है नहीं जी, सबको सबके घर का पता है। तो इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है जी। जितना ठीक से बात करेंगे ना उतना जल्दी ठीक हो पाएगा। जितना घुमा फिरा के बात करेंगे ना उतना प्रॉब्लम होगा, उतना प्रॉब्लम होगा। तो हमको वो अभ्यास करने की ज़रूरत है। एक होमवर्क तो मैं ये कहूँगा। दूसरा, ये पकड़ में आया मैं जो कह रहा हूँ? कोई है जिनको नहीं पकड़ में आ रहा हो? ठीक है ये। और मैं मानता हूँ ग्रुप में 1-2 लोग तो मिल ही जाएंगे जी, कम से कम, ठीक है। इतने नालायक लोग भी सब नहीं होंगे कि एक भी ना मिले आपको। वो हमारे यहाँ एक जोक आता कि किस दिन लाइट चली गई, सारे फ़ोन डिस्चार्ज हो गए,
तो बेटी ने कहा कि आज पहली बार फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, घर के लोगों से बड़ी बात हुई, इतने बेकार लोग भी नहीं हैं। तो लोग इतने खराब भी नहीं हैं जी, थोड़ा एफर्ट तो अपनी तरफ से शुरू करिए, आपको रिस्पॉन्स महीने भर में बहुत अच्छा दिखाई देगा। ठीक, फिर भी तकलीफ हो तो एक हमारे नाम से सर्च कर लीजिएगा, अध्ययन अभ्यास सत्र गोष्ठी बोल करके एक गुजरात ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ठीक, अध्ययन अभ्यास सत्र का एक ऑनलाइन गोष्ठी चल रहा, 4-5 सेशन हो गए हैं उसके। वेडनेसडे को चलती है 8:30 से 10। ठीक, वेडनेसडे को 8:30 से 10 रात को। यही समय हम सब लोगों का कॉमन समय निकला है जो हम निकाल पाए। वेडनेसडे 8:30 से 10, जिनको भी ज्वाइन करना हो वेडनेसडे से कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आवश्यकता एक ही चीज़ की है कि पिछली गोष्ठियों को सुन करके आप ज्वाइन करेंगे तो आप कनेक्ट हो पाएंगे। अगर बिना सुने ज्वाइन करते हैं तो हमारा अभी से निवेदन है कि प्रश्न पूछेंगे तो हमको तकलीफ शुरू हो जाएगी क्योंकि फिर चर्चा नहीं हो सकती उस पर कुछ। 4-5 हुई है, 4-5 गोष्ठी हुई है, इसका मतलब 4-5 वीक से चल रहा है। 4 या 5 हुआ होगा। हाँ नहीं जी, 3 से तो ज़्यादा है, 4 तो कम से कम होंगी। ये आप उस ग्रुप पे देख लीजिएगा, जिनको भी लिंक चाहिए होगा। ठीक है, कौन कोऑर्डिनेट कर देंगे? अचल भैया आपके पास लिंक है ना? अचल भैया के पास लिंक है, जिनको भी चाहिए हो ले लीजिएगा। बट डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारा निवेदन उसमें ये 2 है। एक ये कि पुरानी गोष्ठी को सुन करके आएंगे तो कनेक्ट होना आसान पड़ेगा। वहीं हाँ यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, 4 गोष्ठी हुई होगी मेरा अनुमान है, कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ 4 हो गई ना? हाँ 4 हो गई है। उसमें आपको कम्युनिकेशन का बहुत अच्छे से वो मिल जाएगा। लेकिन एक और बात बता दूं, भाषा थोड़ी कठिन मिलेगी। ठीक है, भाषा थोड़ी कठिन मिलेगी, इतने सरल नहीं मिलेंगे। कठिन इन द सेंस शब्द थोड़े कठिन हो सकते हैं, वाक्य संरचना थोड़ी कठिन हो सकती है, उतना ही जी, उतना है। तो जिनको भी ज्वाइन करना हो कर सकते। कम्युनिकेशन के संदर्भ में तो हमको इतना कहना है। हाँ हाँ नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है, वो एक दूसरा है। ये ऑनलाइन गोष्ठी के नाम से लिंक मिल जाएगा, अचल भैया शेयर कर देंगे। मिल जाएगा आपको, दोनों लिंक शेयर कर देना भैया, गूगल जूम वाला भी और ये भी। हाँ ये है ऑनलाइन फॉलोअप जो सबसे ऊपर दिख रहा है ना, वो है। दीदी मिल जाएगा, आप चिंता नहीं करो, हो गया। एक जगह दिख रहा है, एक भैया बैठे हैं, अब उस पर बहुत चर्चा की ज़रूरत नहीं है, हम लौट आते। तो वो जिनको भी ज़रूरत हो ज्वाइन कर सकते। एक और काम जो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी वो ये कि अभ्यास सत्र को कम से कम एक बार अपने स्पीड से सुनने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप 1 घंटा रोज़ समय निकाल सकते हैं तो 1 घंटा, आधा घंटा भी निकाल सकते हैं तो आधा घंटा। वो भी नहीं हो तो ट्रैवलिंग टाइम, अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे हैं तो उसी समय सुन लें। अगर कोई भी समय नहीं है तो किसी काम को करते हुए सुन लें। बट एक ही शर्त होती है इसमें कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको सुनते समय समझ में आता है उसको किसी जगह पर नोट कर सकें, क्योंकि अगर वो नोट नहीं करेंगे तो स्लिप हो जाएगा, फिर ध्यान में ही नहीं रहेगा कुछ। तो सिचुएशन ऐसा तो चाहिए कि ध्यान सुनने पर हो। अगर आप आधे ध्यान से सुन रहे हैं तो मुश्किल होगा। तो इस अभ्यास सत्र की हमें मिल सकती है? इस अभ्यास सत्र की भी मिल जाएगी। हम पता कर लेते हैं कितने दिन में रिकॉर्डिंग अपलोड होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एडिटिंग इतना ही करना है कि ये जो शुरू में बोलते हैं उस अनावश्यक कुछ उसको कट कर दें, लास्ट कट कर दें, बाकी किसी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है। साउंड चेक कर लें, प्रॉपर नहीं हो तो उसको थोड़ा नॉइज़ फिल्टर करने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रीवियस ऐसे अभ्यास सत्र की हाँ, और उसका तरीका है कि एक एक सेशन डालते जाइए। एक दिन सब डालने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में कौन से लोग सुनने वाले हैं।
एक दिन में एक या अल्टरनेट डे एक, ऐसा डालते जाइए तो एडिट करने वाले को भी आसान हो जाता है, अपना भी नीड पूरा हो जाता है। एक दिन में एक या अल्टरनेट डे एक, ऐसा डालते चले जाइए, वो मिल जाएगा आपको। तो 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जो भी आपकी जैसी परिस्थिति हो, उतना समय निकालने की ज़रूरत है जिसमें अभ्यास को सुनने की और उससे जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि अभ्यास का काम हो सके। 6 महीने चाहिए रिगरसली इस काम के लिए। उसके बाद धीरे धीरे वो आदत और अभ्यास का हिस्सा बन जाता है। फिर आप दूसरे कामों में भी समय लगाएंगे तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उस रिगरस अभ्यास को नहीं करेंगे, 6 महीने बाद वापस वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ से इस बार शुरू किए थे। अगर 6 महीना छोड़ दिए उसको ना, तो वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ इस बार छोड़े, जहाँ इस बार शुरू किए। तो इतना फॉलोअप के लिए ज़रूरी है। माइक, हाँ बताइए। माइक इसलिए ज़रूरी है कि बाद में भी आपको अपना प्रश्न सुनाई दे सके। भानु भैया का कोई मिल सकता है, गोपाल बाबू का कोई मिल सकता है, मैं तो हमारा के लिए अभी आपको 1 महीना वेट करना पड़ेगा। अभी दिल्ली में 11 से 17 अगस्त वर्कशॉप कर रहा हूँ, उसके बाद मिलेगा। वो 17 अगस्त तक वही होगा, तो मैं मानता हूँ कि 25 अगस्त 30 अगस्त तक, वो 25 अगस्त तक आ पाएगा उसका पहला सेशन। तो 1 महीना पूरा वेट करना पड़ेगा अगर हमारा सुनना है। हाँ ले बोलो। परिचय शिविर भी दिल्ली कर रहा हूँ 11 से 17 अगस्त। जी पीतमपुरा, उसका भी लिंक कहीं सर्कुलेट हो रहा होगा अचल भैया ना, उसका पोस्टर आया हुआ होगा कहीं। हाँ, जिनको चाहिए होगा भैया से ले लीजिएगा। हाँ तो वो मिल जाएगा। यहाँ वाला, हाँ यहाँ वाले अभ्यास ग्रुप के कंटिन्यू करने के लिए तो आपको बात करनी पड़ेगी केसरी जी, दिलसाद जी जो वहाँ हैं। तो ये ज़रूरत है अभ्यास को कंटिन्यू करने के लिए। 6 महीना एक रिगरस एफर्ट चाहिए, ताकि हमारा जो टेढ़ा जीने का डिज़ाइन हो गया है या अभी जो मुंह से नहीं निकल रहा है, आप 6 महीना बाद देखोगे फ्लुएंसी से निकलेगा आपके मुंह से। 6 महीना चाहिए। श्याम भैया मुझे दूसरे मिला जी, मैं ना सभी लोगों ने ग्रुप बनाए थे, मैं एक्चुअली ग्रुप में ऐड नहीं हो पाया, तो मैंने घर पे फ़ोन लगाया, घर पे ये सारा डिस्कस किया, तो घर पे कुछ अलग ही आ रहा है। वही कह रहे कि तुम्हारे व्यवहार में, शुरुआती व्यवहार में ये थोड़ा रूखापन सा है, यही ठीक है, इसी का अभ्यास है, बदलने की जरूरत नहीं। खुश रहिए, शिकायत तो नहीं होगी घर वालों को ना जी, इसमें क्या तकलीफ है। अगर घर वाले पहले से खुश हैं तो इसमें क्या दिक्कत है जी। मैं किसी का सुख थोड़ी छीनना चाहता हूँ। और आगे क्या बताया था वो भी बता। और आगे भी कुछ बोला। हमारी वाइफ ये बोल रही थी कि ज़्यादा मीठा नहीं बना, नहीं तो तितलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। वो तो हम पहले बता दिए। जिंदगी की बड़ी उलझने हैं जी। ऐसे में भी चैन नहीं है, ना ऐसे में चैन है ना वैसे में चैन है, बताया तो आपको। और क्या, वो एक पुरानी जोक है, उसका एक लाइन बस सुना देता हूँ, ठीक है। नो ऑफेंस टू एनीवन। किसी ने कहा कि लड़कियों को कंकर मारो तो भी तकलीफ है और कोई नहीं मारने वाला हो तो भी तकलीफ है। ये देखो, वो देखो, एक्सपीरियंस बता। और क्या। तो हम लौट आते, देखिए अभ्यास के फॉलोअप के संदर्भ में मैंने बता दिया, आधे घंटे से 1.5 घंटे तक रोज़ सुनने के काम को अगर नहीं निकालेंगे
तो अपने लिए ये प्रश्न पूछिएगा, और जिनको समय नहीं मिले ना वो अपने से ये प्रश्न पूछिएगा कि नाश्ता इम्पोर्टेंट है कि ये अभ्यास इम्पोर्टेंट है। एकदम सिंपल बात है, खाना इम्पोर्टेंट है कि अभ्यास इम्पोर्टेंट है? इस सवाल देखिए, जिनको समय नहीं बच रहा हो ना, हमारी सलाह होगी कि एक नाश्ता छोड़ सकते हैं, इतना कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो वेट बढ़ गया होगा वो ठीक हो जाएगा। पर ये जो आर्गुमेंट है ना कि समय नहीं मिलता है, देखिए समय सबके पास 24 घंटा है। अगर वो नहीं मिलता है तो हमारे प्लानिंग की प्रॉब्लम है, हमारी प्रायोरिटी की प्रॉब्लम है, वो हमको समझने की ज़रूरत है। और मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि आप कर सकें। तो आधा घंटा मिनिमम चाहिए, 1.5 घंटा मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल है 1 घंटा मिल जाए, बढ़िया है जी। वही तो पहले उसी को ठीक कर लीजिए, या उनको ये कहिए कि 6 महीना और ऐसे ही रह लो, थोड़ा हमको ठीक हो लेने दो। ये आगे से भैया ये कह रहे हैं कि उनको भी वीडियो भेज दो और कहो कि सुन लो, हमको ठीक होने में थोड़ी मदद मिल जाएगी उससे। कुछ और तो नहीं, पर मैंने जो नॉन वायलेंस वाली कन्वर्सेशन नॉन वायलेंस वो बुक जरूर भेज दी फैमिली ग्रुप में। और क्या, जो पढ़ना चाहे बिल्कुल। एनवीसी का एक 3 दिन का रिकॉर्डिंग भी होगा हमारा, कहीं उसको एक बार किए थे, 5-6 सेशन होगा, कभी उसकी भी लिंक शेयर कर दूंगा अगर कहीं है। अचल भैया आपके पास? हाँ, उसका भी एक लिंक होगा एनवीसी का, वो भी शेयर करवा दूंगा, सुनिएगा आराम से उसको। वो तो नए लोगों को भी भेज सकते हैं, उनको पकड़ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं। भैया एक संबंध की प्रैक्टिस की, परिवार में 3 प्रकार की समस्या आती है, तो फिर उधर एक सेकंड, हाँ उधर भी गड़बड़ी कर सकते हैं कि इस पे कंसंट्रेट किए हैं और उधर अवॉइड हो। वही अभी बता रहा हूँ जी। चल रही है कहीं कहीं सब फायदा में है, किसके पास हमें हो सकता सही तरीके से देना ना आता हो। हमें लग रहा है कि वो एक बार दो क्रम में चले जाएंगे, एक बार इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत सारे बट उनको अड़ गए हैं कि हम ये तो करेंगे ही नहीं। वही आप जितना फोर्स कर रहे हैं ना वो तकलीफ है। आप अप्रोच ऐसे करते हैं कि ये करेंगे तो आप पीड़ा से बाहर निकल जाएंगे। अप्रोच करना हो तो ऐसे करने की ज़रूरत है, और भाव भी वही होने की ज़रूरत है कि भाव और भाषा दोनों ये होने की ज़रूरत है। ये करेंगे तो हमको अपने जीने में अनुकूलता मिल जाएगी, मेरे अपने जीने में अनुकूलता मिल जाएगी। इससे मैं अपनी बातों को ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट और एक्सप्रेस कर पाऊँगी आपके साथ। हम दूसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं, देखिए हम अपनी बात कर रहे हैं और फैक्ट बोल रहा हूँ। मैं कोई झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जो आपके मन की बात है उसको सटीक शब्द दे रहा हूँ। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम कोई झूठ बोलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई अदरवाइज वो ऐसा लच्छेदार भाषा बोलने का बात नहीं कर रहे हैं कि भाई दूसरों को खुश करना है। जो हमारी सच्चाई है उसको सटीकता से बोलना है। वही तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? छोटे बच्चे या वो ऐसे बोल रहे थे, आप क्या इतनी लंबी चौड़ी बकवासें भेजती रहती? मैं क्या करती? देखिए, ना तो ये बोलती कि तुम सुधर जाओगे, ना कुछ और बोलती। आपको एक सिंपल बात कहने की ज़रूरत है कि हमको तुमसे बात करने में सहयोग मिल जाएगा, अनुकूलता मिल जाएगी। क्या मेरे लिए इसको सुन सकते हो? अब बोलने दीजिए उसको जो कहना है। करेंगी 2008 में जो है ना 7-8 की बात होगी, हमारे एक फ्रेंड के बड़े भैया को हमने बुलाया वर्कशॉप में। उनके लिए इतना मेहनत किया कि उनका एग्ज़ाम था कुछ, वो उन्होंने कहा एग्ज़ाम है उसका असाइनमेंट बनाना है। हमने कहा भैया असाइनमेंट बना के भी हम दे देंगे।
उनका असाइनमेंट भी बना के दे दिया, बीएड कर रहे थे इग्नू से, तब आए वो वर्कशॉप में। उसके बाद कह रहे हैं कि तुम लोग मानते हो कि घर की सारी समस्या की जड़ हम ही हैं, इसीलिए हमको बुलाए हो तुम वर्कशॉप तो बुलाने का क्या एटीट्यूड है, क्या डिज़ाइन है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये सब को सटीक रखने के बाद भी अगले का भय है जी, उसको उतना स्पेस देना पड़ता है, नहीं तो अपने मन से ये सुन लेता है, आप नहीं कहो तब भी। तो देखिए, हम कोर बात एकदम सिंपल कह रहे हैं, आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच के समय को सुनने में लगा सकें, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर सकें, और अगले दिन जब सुनते हैं तो सुनने के पहले पिछले दिन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज कर सकें। ठीक, पीपीटी में शेयर कर दूंगा, अध्ययन अभ्यास में क्या करें वाली स्लाइड भी उसमें पड़ी हुई है, मैं खोल नहीं रहा हूँ उसको, लेकिन आपको मिल जाएगी, ये सारी बातें उसमें भी लिखी हुई मिल जाएगी। मैं स्लाइड छोड़ दूंगा, बाकी स्लाइड तो रिमूव कर दूंगा, लेकिन जो आपके काम की है और ये वो छोड़ दूंगा, वो तो बड़ी स्लाइड है, क्या करिएगा उतना लेके। 1 मिनट दीदी। तो एक तो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ये कह रहा हूँ कि ये जो अभ्यास है ना, मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखने का, उसके आधार पर भाव को ठीक रखने का, उसके आधार पर सुनते समय नीड को सुनने का, अपनी नीड और अगले की नीड को पहचान के उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज करने का, और जब बोलना हो तो नीड और फीलिंग बोला जाए, सुनना हो तो नीड और फीलिंग सुना जाए, ऑब्जर्वेशन बोला जाए जजमेंट के बदले, ज़रूरत पड़े तो रिक्वेस्ट बोला जाए डिमांड के बदले। ज़्यादातर समय तो आप दोनों नीड प्लेस करके अगले से पूछ लीजिए कैसे करें, क्या करना ठीक है, देखिए ना अगला रिस्पॉन्ड करता है कि नहीं। गुस्से वाले के लिए मैंने बता दिया, जो गुस्से से अप्रोच कर रहा हो उसको उसकी फीलिंग और नीड आर्टिकुलेट करके बोलने की ज़रूरत है। ब्लॉक संवाद को हम शुरू करना चाह रहे हैं, या अपनी तरफ से हमको कोई कठिनाई लग रही है, अपने फीलिंग और नीड को बता के शुरू करने की ज़रूरत है। इस अभ्यास को किया जाए, ये जितने बिंदु मैंने कहे ना, इसको नोट करके रोज़ रिपीट करने की ज़रूरत है, ताकि मानस में टिक सके कि क्या करना है। नहीं तो ये स्लिप हो जाएगा तो करेंगे क्या, कुछ नहीं, पता ही नहीं हो कि क्या करना है, वो बिंदु ही ध्यान से हट जाए तो कैसे कर पाएंगे। तो ये करने की ज़रूरत है, और एक ग्रुप बन जाए ऐसा 2, 3, 4 लोगों का आपका, जिनके साथ अल्टरनेट डे 15-20 मिनट आप बात कर सकें। बहुत लंबा भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम आधा घंटा, पर 15-20 मिनट तो लगेगा, जिसमें आप किसी 1-2 सिचुएशन की प्रैक्टिस कर सकें जहां आप कठिनाई झेल रहे हैं। तो फीलिंग और नीड को सुनने का, फीलिंग और नीड के फॉर्म में बोलने का, ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो पाएगा। और 6 महीने की रिगरस प्रैक्टिस चाहिए अगर अपने में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो। हम ये कह रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ जब दोनों रहते हैं तो बहुत कभी-कभी तो इतना अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी यदि कहीं चूक हो जाती है तो मतलब एकदम ऐसा लगता है फेल हो गया, बिल्कुल सामने वाला बिल्कुल हावी हो जाता है, अरे ये तो भाई यूएचवी और आनंद में तो लगता है वहाँ पर बिल्कुल फेल हो गया, तो लॉन्ली फील करते हैं और डिप्रेशन में ना चले जाएं कभी, ऐसा लगता है। बस ये जो आपको लग रहा है ना, यही बोल देने की ज़रूरत है कि देखो आपकी ये बात सुनने से हमको लोनलीनेस और डिप्रेशन महसूस हो रहा है, और कहना हो तो आगे कहिएगा कि थोड़ा बढ़ गया तो इलाज आप ही को करवाना पड़ेगा। खाना भी बनाना पड़ेगा। हाँ, उस तरह से भी हो सकता है, उस तरफ से भी चूक होती तो हम बोल देते हैं। जब उस तरफ से चूक होती है ना, उस तरफ से जब चूक होती है तो हमको फिल्टर करके नीड और फीलिंग सुनने की ज़रूरत है। बार बार जो मैं कह रहा हूँ ना, फिल्टर करके नीड सुना जाए, फीलिंग सुनी जाए। कचरा क्यों सुनते हैं? वो जब ये कहते हैं कि तुम्हारा यूएचबी सब किस काम का, तो ये नहीं कह रहे हैं कि यूएचबी किसी काम का नहीं है या आप किसी काम के नहीं हैं। वो कह रहे हैं जल्दी से ठीक हो लो ना प्लीज़, बहुत दिन झेल चुका हूँ और हिम्मत नहीं है मेरी। इतना ही तो कह रहे हैं।
इतना ही तो बात कह रहे हैं कि जल्दी से ठीक हो लो प्लीज, मेरे झेलने की हिम्मत खत्म हो गई है। ये कहते हैं कि सुधार लाओ दीन में। और क्या कह रहे हैं, वो आपको अच्छा देखना चाहते हैं जी। भैया की जो ब्रेक से पहले हमने ये स्टडीज की थी हमारी, सीधे तो भेज देते हैं हम लोग 4 केसेस रखे थे डिफरेंट उसके। तो हम लोग का मेरा ये ऑब्जर्वेशन आया कि नीड्स सब में एक जैसी आ रही है। बार बार हम लोग उस नीड को रिपीट कर रहे, तो वो सब पे एग्री कर रहे थे कि हाँ यहाँ पे कंसर्न फीलिंग है, नीड नहीं है। नहीं, सब लोग कंसर्न शो कर रहे थे कि हाँ। हाँ यही हाँ वो ठीक है, नहीं ठीक है ठीक है। मोस्टली भैया होता यही है, फैमिली में हम कंसर्न होते हैं, केयर करते हैं। नीड के बाबा डिफरेंट केसेस में भी एक जैसा हो सकती है, नीड हो ही सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि बार बार हम लोग सोचे थे कोई दूसरा शब्द, कोई दूसरा, लेकिन हम उसको बोलते गलत वे में। सटीक हाँ मिल नहीं रहा था। ये लिस्ट दीजिए, देखिए ना। नहीं एग्री हम सब उसी कह रहे थे कि तो क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है वही 1-2 नीड हो जिसके लिए आप सिर फोड़े जा रहे हैं इतने दिन से। मतलब 4 केसेस में हाँ 4 केसेज में अजीब हो सकता है भारत की आधी महिलाओं की प्रॉब्लम इतनी ही हो कि घर में किए काम का रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं 4 केस में, मैं तो कह रहा हूँ आधी महिलाओं की प्रॉब्लम हो सकती है। वो कह रही हैं आधी से भी ज़्यादा की यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि प्रॉब्लम बड़ी बड़ी है जी, थोड़ा काम करना शुरू करिए ना, दिखाई देगा वही घिसे पिटे प्रॉब्लम है जी। जी ये सुन के हम क्लोज करेंगे चर्चा को जी। कहते समय जजमेंटल ना हो, अपना ऑब्जर्वेशन करें, तो वो ऑब्जर्वेशन में शिकायत तो एक जैसा लग रहा है कुछ। अगर वैसा डर लग रहा है तो फीलिंग और नीड कहें, ऑब्जर्वेशन ना कहें। फीलिंग और नीड ही बोलें, ऑब्जर्वेशन ना बोलें। अगर इतना डर है तो फीलिंग बोलें, नीड बोलें, ऑब्जर्वेशन पर बात ना करें। एक सलाह तो ये दूंगा, ये पकड़ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन बोले ही नहीं, फीलिंग और नीड बोलें। दूसरा, ऑब्जर्वेशन है कि शिकायत है, इसका उत्तर एकदम सिंपल है। शिकायत में कहीं ना कहीं ये होता है कि तुम गलत हो। ऑब्जर्वेशन में सिर्फ इतना होता है कि ये घटना घटी, तुम 7:10 पे आए, ये ऑब्जर्वेशन है। और टोन शैली सब ठीक होने की ज़रूरत है। तुम लेट आए, ये जजमेंट, ये जजमेंट। कल सुबह हमको चाय नहीं मिली, ये ऑब्जर्वेशन है। तुम लापरवाह हो, मेरा ध्यान नहीं रखती हो, ये जजमेंट। आपके घर का नहीं पता है जी हमको। तुम्हें घर आने की फुर्सत मिल गई है। हाँ और क्या। देखिए आपको कमी महसूस नहीं इससे आपको ये पता चलने की ज़रूरत है कि समस्याएं सब जगह एक हैं जी। इसलिए कह रहा हूँ 2-4 लोगों का एक ग्रुप बना के ना, उसमें धीरे धीरे शेयर करके एक्सपर्ट बना जाए। अल्टरनेट डे 20 से 30 मिनट का समय लगा लिया जाए। कोई भी सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम मिले, रात मिले, जब भी मिले वो समय लगाया जाए और वो प्रैक्टिस की जाए। उसको गॉसिप में बिता देंगे तो उपलब्धि नहीं होगी। ये भी समझ लीजिए कि अगर उसमें आप घर की बाकी कहानी और बाकी हालचाल पूछने में लगा दिए तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 20 मिनट में 2 मिनट उस काम के लिए जाए, 18 मिनट प्रैक्टिस हो सके। नहीं तो सुनाने के लिए सबके पास बहुत कुछ रहता है जी, वो सुनाइएगा तो 20 मिनट कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। 2 मिनट में हम अपनी आपसी परिचय के काम को करके 18 मिनट प्रैक्टिस में लगा सकें, ताकि 1-2 केस डील हो सके। धीरे धीरे आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो एक केस में 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन वो धीरे धीरे होगा, पहले दिन थोड़ी होगा। पहले दिन तो 18 मिनट में हो सकता है 1 से 2 केस डील कर पाए।
लेकिन अल्टरनेट डे टाइम लगाते रहेंगे, 6 महीने में एक्सपर्टीज़ हो जाएगी। फॉलोअप में तो मुझे इतना ही कहना था, और जिनको भी वेडनेसडे गोष्ठी से जुड़ना हो उसको सुन के 8:30 से 10 जुड़ सकते हैं। बढ़िया। अब हम लौट के आ जाते हैं इस बात पर कि परिवार या टीम के रूप में जीने के संदर्भ में क्या करेंगे। कल कुछ समअप और फॉलोअप एक्टिविटी के बारे में थोड़ा और बात कर दूंगा। परिवार या टीम के रूप में जीते हुए ना, पहली ज़रूरत यह है कि हम सही गलत का तो आकलन करते हैं, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, बट जो मुख्य बात है ना वो ये है कि सबकी योग्यता का आकलन होकर के सटीक कार्यक्रम बनने की ज़रूरत है, न कि अयोग्यता की शिकायत करते रहने की ज़रूरत है। अयोग्यता क्या है हम सबकी, ये सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ ये है कि योग्यता क्या है हमारी, योग्यता क्या है हमारी। उस योग्यता को पहचान करके कार्यक्रम बनाने की ज़रूरत है। उसमें बहुत सारी अयोग्यता छिप जाती है। तो घर में 9 लोगों को खाना बनाने नहीं आता हो, एक को आता हो और वो जिम्मेदारी ले ले, तो बाकी 9 लोगों का खाना नहीं बनाना छिप जाता है। छिप जाने का मतलब परिवार ठीक से चलता रहता है। एक आदमी को ड्राइविंग आती हो 5 आदमी में, बाकी 4 आदमी का ड्राइविंग नहीं आना छुप जाता है उसमें, क्योंकि कहीं भी जाना हो हम जा पाते हैं, आ पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो योग्यता को पहचानना मूलभूत मुद्दा है, ना कि अयोग्यता की शिकायत करना। और छोटे छोटे बच्चों की जगह से भी देखिएगा ना, बहुत काम ऐसे होते हैं, बहुत भागीदारियां ऐसी होती हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी ज़्यादा ठीक से कर पाते हैं, हम बड़े नहीं कर पाते, बच्चे कर लेते। तो इतना अयोग्य न बच्चा है न बूढ़ा है। बूढ़े लोगों को भी देखेंगे ना तो कई सारी भागीदारी हमसे आपसे ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, बच्चों की परवरिश का, ध्यान रखने का, स्वास्थ्य का। तो ऐसा नहीं है कि अयोग्यता है लोगों की। ठीक है, खेत में काम करने के लिए अयोग्य होंगे, ऑफिस के लिए रिटायर हो गए होंगे, घर की, परिवार की, सामाजिक गतिविधियों की 20 काम ऐसे हैं जिनको वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो योग्यता को पहचान करके उसके अनुरूप कार्यक्रम बनाने की बात है। ये पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है। और सही गलत के साथ साथ जो है ना, बेसिक चीज़ है, जब योग्यता का आकलन करके कार्यक्रम बना रहे हैं ना, कार्यक्रम इस तरह से बनाने की ज़रूरत है कि सबकी नीड पूरा होने का काम हो सके। और सारी नीड नहीं पूरी हो सकती है तो अधिकतम जितना हम सबका हो सकता है वो हम करें, वो हम करें। नीड पर सही गलत की चर्चा को इतनी जल्दी मत शुरू कीजिए, उसका निष्कर्ष नहीं निकलेगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। सही गलत का ध्यानाकर्षण आत्मीयता के साथ होता है। आत्मीयता महसूस होने लगे अगले की, फिर आप कुछ बताते हैं ना, अगला उसको दूसरे तरह से सुनता है। जब तक वो आत्मीयता और आश्वस्ति नहीं हुई हो तब आप बताने जाते हैं कि तुम्हारा ये ठीक नहीं है, अगला उसको शिकायत के रूप में, आरोप के रूप में, ब्लेम के रूप में सुनता है। तो पहले पॉइंट पर तो मुझे इतनी बात कहनी थी। ये क्लियर हो गया क्या कह रहा हूँ? सबकी नीड का ध्यान, सबकी योग्यता का ध्यान, और वो दोनों को मैच कराने का मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश। यही काम ऑफिस में भी करने की ज़रूरत है। यही काम आप साथ मिल करके कोई क्लब चला रहे हैं, किसी प्रोग्राम में भागीदारी कर रहे हैं, इवन UHV में भागीदारी कर रहे हैं, यही करने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी थोड़ी होता है कि कोऑर्डिनेशन का काम, कंप्यूटर चलाने का काम, मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का काम हर आदमी को आता हो। एक आदमी किसी को आता है, वो लिंक क्रिएट कर देता है, सबको भेज देता है, हम लोग जुड़ लेते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि सबको लिंक क्रिएट करने भी आता हो। ज़रूरी थोड़ी है कि सबको रिकॉर्डिंग करने ही आता हो। ज़रूरी थोड़ी है कि सबको उस रिकॉर्डिंग को अपलोड करने के, शेयर करने ही आता हो। लेकिन काम हम सबका चल जाता है, वो मिल जाता है, लिंक खोल के सुन लेते हैं पुरानी रिकॉर्डिंग। पहला पॉइंट समझ में आया क्या कह रहे हैं? दूसरा बात है, परिवार को एक इकाई के रूप में देखने की मानसिकता का मतलब ये होता है, 2-3 तरह से इसको कह देता हूँ। हम आपस में तुलना नहीं करते एक दूसरे के साथ। तुलनात्मक स्टेटमेंट नहीं होता है कि मैं तो ठीक करता हूँ तुम नहीं करते हो, मैं तो इतना करता हूँ तुम इतना ही करते हो। ये तुलनात्मक स्टेटमेंट में जाएंगे ना, अगले को चोट पहुँचती है।
अगले को ये पता होते हुए भी कि वो आपसे कम कर रहा है, आपका सम्मान नहीं कर पाएगा, आपके प्रति कृतज्ञता नहीं रख पाएगा, बल्कि कहेगा इतना सुनाना है तो इससे अच्छा मत करो। होता है ना? ये यहाँ से शुरू होगा। दूसरा इसका मतलब होता है कि जब हम अपने को, परिवार को एक इकाई के रूप में, टीम को एक इकाई के रूप में देखते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि जितना भी उसका यश या क्रेडिट मिलता है उसको हम सामूहिक क्रेडिट के रूप में पहचानते हैं, ना कि इंडिविजुअल क्रेडिट के रूप में। तो हम अगर 10 लोग मिल करके कुछ काम को कर पाए तो हम क्रेडिट पूरे परिवार का मानते हैं, ना कि ये मानते हैं कि मेरा क्रेडिट है, तुम लोग क्या कर रहे थे। आप बाहर के भी 4 काम को कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि घर पे कोई दूसरा आपके बाकी चीज़ों को देख लेता है। नहीं तो वो जो कह रही है ना, वे बीमार होने पे खाना बनाने शुरू करना पड़ेगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारा यश है, जो हमारा क्रेडिट है, जो हम उपकार कर पा रहे हैं, उसको परिवार की उपलब्धि के रूप में पहचानने की ज़रूरत है, ना कि इंडिविजुअल उपलब्धि के रूप में। इंडिविजुअल उपलब्धि के रूप में अगर पहचान लिए तो वहीं से तुलना शुरू हो जाएगा, वहीं से कंपैरिजन और कंपटीशन शुरू हो जाएगा और परिवार टूट जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ने का। तो परस्परता में तुलना का अभाव, और जो भी क्रेडिट या उपलब्धि है उसको परिवार की उपलब्धि के रूप में पहचानना, न कि व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में। और ये अंदर से भाव बदलने की ज़रूरत है, फिर बाहर भाषा भी बदलने की ज़रूरत है। हम सिर्फ भाषा बदलने की बात नहीं कह रहे, भाव भी वो होने की ज़रूरत है। नहीं तो भारत के ज़्यादातर परिवारों की स्थिति ये हो गई है कि जो पैसा कमा के ला रहा है ना, वो मानता है कि बस उसी के अराउंड चीज़ें चल रही हैं, जबकि बहुत पॉसिबल है कि घर के 20 कामों में से वो एक आध काम मुश्किल से करता हूँ, बाकी 19 में मुंह चलाता हूँ। तीसरी बात ये लिखी है, परस्पर स्नेहपूर्ण संवाद की आवश्यकता है। और जब हम स्नेह कहते हैं तो विश्वास और सम्मान उसमें समाहित ही रहता है, समाहित ही रहता है। आप स्नेह का अभ्यास करने जाते हैं ना, तो अपने आप वो चीज़ें हो जाती हैं। जितने फंडामेंटल पर ध्यान रख के स्नेह की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें अपने आप विश्वास और सम्मान सुनिश्चित हो जाएगा, आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो परस्पर स्नेहपूर्ण संवाद की आवश्यकता है, संवाद की ज़रूरत पड़ती है सब तरह से। दिन भर में जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ रहता है ना, हम उसको भी किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। कोई दुख, पीड़ा, तकलीफ़ होती है ना, उसको भी किसी से बात करना चाहते हैं। कोई कठिनाई आ जाए, हम चाहते हैं कोई हो जो उसको फेस करने में हमारे साथ खड़ा हो सके, उससे हमारी हिम्मत बढ़ती है, हमारा संबल बढ़ता है। तो परस्पर स्नेहपूर्ण संवाद की आवश्यकता है, आवश्यकता है। वो संवाद अगर ब्लेम से होगा, आरोप से होगा, जजमेंट से होगा, दूसरों को नीचा दिखाने से होगा, फिर वो संवाद नहीं है, विवाद है। नाम चाहे हम कुछ भी दें, वो है वस्तुतः विवाद। अगली बात मैं ये कह रहा हूँ कि परस्पर जिम्मेदारी का विभाजन होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही आदमी परिवार का सब काम कर दे। तो परस्पर जिम्मेदारियों का विभाजन हो सके, इसकी ज़रूरत है। ये कैसे किया जाए का उत्तर मैं जो सबसे अच्छा देखता हूँ ना, वो ऐसे देखता हूँ कि टोटल क्या काम है वो लिख लिया जाए, यानी टोटल नीड क्या है आइडेंटिफाई कर लिया जाए। फिर हर आदमी बता सके कि अपनी परिस्थिति के साथ प्रसन्नता से मैं इसमें से कितना कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत चांस है कि इतने से ही सारा पूरा हो जाए, लेकिन अगर कुछ 1-2 बच जाता है जो नहीं पूरा होता है, तो उसमें 2 में से एक उपाय है। अगर हमको जिम्मेदारी दिखती है कि हम कर सकते हैं तो हम कर दें, लगता है कि नहीं कर सकते हैं तो उतने काम को ना करें, आपसी सहमति से तय कर लें कि भाई इतना काम का ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। एक दूसरे को समुचित फीडबैक देने का भी प्रावधान होने की ज़रूरत है। फीडबैक देने का मतलब अगले को क्रिटिसाइज करना नहीं होता है, उसका मतलब अगले की कमी बताना नहीं होता है। फीडबैक का मतलब होता है जैसा उसने किया है उसको यथावत हम बता सकें। इसका मतलब जो बहुत अच्छा, जितना अच्छा वाला भाग है उसका, उसको भी हम पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं,
वो जो ठीक कर पा रहा है उसको महत्व देते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं। और जो ठीक नहीं हो पा रहा है ना, वहाँ पर फीडबैक देते हैं अपनी फीलिंग और नीड बताने के संदर्भ में, ना कि ब्लेम करने के संदर्भ में। तो ये सेशन का फीडबैक आप दोनों तरह से दे सकते हैं। श्याम तुम नालायक हो, कुछ नहीं ठीक से बताए, ये भी एक फीडबैक है। ठीक है, हमको बात समझ में नहीं आई 2 घंटे में कुछ भी, ये भी एक फीडबैक है। दूसरे लाइन में आप अपनी बात कह रहे हैं, पहली में आप हमको ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं। और ये सारा फीडबैक देने के पहले जो ठीक वाला भाग है उसको पहले रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। हो सकता है 10 चीज़ें आपको समझ में भी आई हो, 2 चीज़ें नहीं समझ में आई हो, उसी को लेके आप सारा रोना रो रहे हैं। तो फीडबैक देने का मतलब है जो हुआ है उसमें से जो ठीक वाला भाग है उसको हम पहचान सकें, स्वीकार सकें, एप्रिशिएट कर सकें। और फिर जो कठिनाई महसूस हो रही है उसको अपने फीलिंग और नीड के रूप में बता सकें, ना कि अगले को ब्लेम करने के रूप में। तुमको बोलने नहीं आता है, ये फीडबैक नहीं है। हमको ठीक सुनाई नहीं पड़ा या हमको ठीक समझ में नहीं आया, ये फीडबैक है। अंतर पकड़ में आ रहा? तुमको कमरा सजाने का सौंदर्य बोध नहीं है, ये फीडबैक नहीं है। हमको कुर्सी मेज और टेबल यहाँ अच्छी नहीं लगती, ये फीडबैक हो सकता है। क्या बेकार का कपड़ा ले आए हो, ये फीडबैक नहीं है। मुझे ये रंग पसंद नहीं है, ये फीडबैक हो सकता है। मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, ये फीडबैक हो सकता है। पर उसके पहले ठीक का रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन ज़रूरी है। सिर्फ कमी को बताना फीडबैक नहीं होता है। ठीक है, ये पकड़ में आज इतने में कोई भी सवाल हो तो बताइए। हाँ, क्वेश्चन को फिक्स रखेंगे हम इन्हीं मुद्दों पर, बाकी मुद्दे ओपन नहीं करेंगे। माइक प्लीज़। कोई भी चीज़ ला के कोई लेके आता है तो वो हमेशा एप्रिसिएशन ही चाहता है। हम यदि ये पूछते भी हैं कि इसका कलर पसंद है या नहीं, तो बोले ठीक है कुछ लाना ही बेकार है, हर चीज़ में तो गलती दिखती है। वही जो कह रहे हैं ना, इससे ये पता चलता है कि शायद जिन 4 जगहों पर उसने चीज़ें ठीक की होगी वहाँ एप्रिसिएशन नहीं कर पाए हैं। उसने 10 बार कुछ लाया होगा, 2 बार 3 बार हमको नहीं पसंद में आया, जो 6-7 बार ठीक हुआ होगा उसको हम एप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। या मान लीजिए हमारा कलर चॉइस आपको नहीं पसंद है, तो कपड़ा जब भी लाते हैं आपको नहीं पसंद आता, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी होंगी जो हमारी ठीक होंगी, आप उसको भी रिकॉग्नाइज और एप्रिशिएट कर पाते हैं। तो हमको कम से कम दिखाई देता है कि ये 5 चीज़ें तो मेरी ठीक हैं, कलर चॉइस मेरा ठीक नहीं है। अभी क्या होता है कि कलर चॉइस ही मेरा एकमात्र फीडबैक हो जाता है। मान लीजिए हर बार भी मैंने कपड़े ठीक नहीं लाए, इसका मतलब मेरा कलर चॉइस ठीक नहीं है। लेकिन कई सारी चीज़ें तो होंगी ना जो ठीक होंगी अलग अलग डायमेंशन में, उसका रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन अगर हमको मिलेगा तो ये तकलीफ़ नहीं होगी, ये तकलीफ़ नहीं होगी। और ये भी भाषा पकड़ने की ज़रूरत है। हम कहते हैं तुम्हारा चॉइस ठीक नहीं है, ये एक भाषा है। हमको ठीक नहीं लगता है, ये दूसरी भाषा है। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि तुम्हारा ठीक नहीं है, तो ये तो विशुद्ध ब्लेम है अगले के ऊपर। वही ये जो आप कह रहे हैं ना, इसमें ये प्रॉब्लम है। अच्छा बात है, जितना बात करिएगा उतना दिखाई देगा। हमको लगता है सिंपल कि हम कह रहे हैं कपड़े में ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगले को ये सुनाई देता है कि तुमको ठीक लाने नहीं आता है। ठीक, ये सुनाई देता है उसको। तब 2 बात है, या तो अगला सुनना ठीक सीख ले, वो अपने हाथ में नहीं है, अपने को ही बोलने को और प्रेसाइज करने की ज़रूरत है। तो ये प्रॉब्लम है कि जगह सिंपल है, मेरी ये नीड पूरी नहीं होती। और अगर पसंद का ही सिर्फ मामला है, कलर कम्बिनेशन तो बहुत बार पसंद का मामला है जी, वो ठीक गलत भी नहीं होता।
मैं तो बार बार देखता हूँ, एक दुकान में 20 कपड़े पड़े होते हैं, 10, 12, 15 तो हम लोग ऐसे ही छांट देते हैं, बेकार है, ठीक है, 4, 5 में माथा पच्ची करते हैं। मैं बार बार सोचता हूँ कि जो 15 छांट के हटा दिए, किसी की वो फर्स्ट चॉइस भी होती होगी और वो बड़े खुशी से ले जाता होगा। नहीं तो दुकान में पड़ा कैसे है जी? हम तो 20 में से 15 को ऐसे हटा देते हैं कि देखने लायक भी नहीं है। ये 4, 5 में हम अपना माथा पच्ची करते हैं, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा भी है जिसको जो हमने ऐसे हटा दिया ना, उसी में से बेस्ट चॉइस है जी उसकी, वो सब कुछ हट के उसको उठा के ले जाता है। तभी तो चल रही है दुकानें और फैक्ट्रियाँ। तो ये जो कम्बिनेशन है ना, कलर चॉइस, डिज़ाइन, ये सब बहुत बार पर्सनल वो है। कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है, घर पे बोलते हैं लोग, कुछ भी उठा लाते हो, कुछ भी उठा लाती हो। सही बात, आपको कहना चाहिए आप भी मेरी ही पसंद हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जी भाई देखिए, जब दूसरे को कहते हैं ना, एक सेकेंड, जब हम कहते हैं ना खराब चॉइस है, हमको लगता है हम सिर्फ बता रहे हैं, बेसिकली ये अगले के ऊपर ब्लेम है। हमको सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत है कि मुझे पसंद नहीं आता, मुझे पसंद नहीं है। और आगे बढ़ा के कहना हो तो एकदम सिंपल रिक्वेस्ट है, अगली बार से इस तरह का ला सकते हैं क्या? आप बता दीजिए ना अपने पसंद को, अगले को ठीक से पता चल जाएगा जी। सर ऐसा बोलेंगे कि मुझे पसंद नहीं, इसमें भी बुरा लगता। अगर इतने में भी बुरा लगने का चांस हो तो ये फीडबैक देने के बदले और मुद्दों पर बात को शुरू करना चाहिए। और 10 में से 8 जगह जो एप्रिसिएशन हम नहीं दे पा रहे हैं ना, वो इस तकलीफ का कारण है। वो जो 10 में 8 जगह एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, उसका जो खालीपन है, उसके कारण जो आपस में जुड़ाव होना चाहिए था, वो जुड़ाव नहीं है, इसलिए हर लाइन चोट देती है। भैया जैसे एक बात होती है, घर में जब साथ में होते हैं तो बच्चे अपने अपने फोटो खींचते हैं, या जैसे बोल देंगे तो खींच देंगे, और जब हम अपने खींचेंगे, आप लोगों को तो तमीज ही नहीं है, एक जैसे ही खींच लिए, एक जैसे ही खड़े में खड़े हो, कोई स्टाइल ही नहीं है, मतलब ऐसे करके बोलेंगे तो तुम खींचते नहीं हो तो हमको जैसा आता है वैसा खींच लिया। वही अगर ये कहना हो ना, तो अब देखो, ये तो जैसा आता है खींच लिए, हमको कहना हो तो हम कहेंगे बेटा हम अपने ज़माने वाले लोग हैं ना, थोड़ा बेहतर खींच दिया करो ना प्लीज़। आप प्लेस करिए ना जी, अपनी नीड प्लेस करिए, अपना रिक्वेस्ट प्लेस करिए। हाँ, एक इकाई के रूप में पहले तो मुझे परिवार में क्या सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चे की बात हो रही है, परिवार में अभी मैं उतने लोगों को यहाँ पर अगर एक इकाई के रूप में देखने की बात कह रहे हैं ना, तो 2 तरह से इसको देख सकते हैं। एक मैं ऐसे देख रहा हूँ जिनका फाइनेंशियल, सोशल, ये सब एक साथ चलता है। फाइनेंशियल, सोशल, किचन, ये सब एक साथ चलता है, उसको मैं परिवार कह रहा हूँ। अगर आपने पति पत्नी में भी वो बांट लिया हो तो बड़ा मुश्किल है। तो फिर मुश्किल है। बट होता है ना सामान्य रूप से कि उतने को हम कह रहे, पति पत्नी, बच्चा, माँ बाप हो या और लोग साथ में रह रहे हो, मुख्य बात यह है कि हमारा आइडेंटिटी कॉमन होता है। हमारा फाइनेंशियल हम साथ में डील करते हैं, हमारा किचन साथ में डील होता है, हमारा सोशल साथ में डील होता है। जैसे मेरे भैया किसी फंक्शन में चले गए, उससे हो जाता है कि ये घर आ गया, और मेरे भैया नहीं गए तो होगा कि घर नहीं आया। श्याम नहीं जाता किसी में, श्याम किसी में नहीं जाता, श्याम किसी में नहीं जाता, लेकिन अटेंडेंस सब में बना हुआ है कि नहीं, हमारे घर का कोई भी फंक्शन होगा, भले मेरे कारण ही हो रहा हो, बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरा IIT में सिलेक्शन हो गया, घर वालों ने फंक्शन किया तो मेरे लिए ही किया होगा ना, ठीक है। हम किसी के फंक्शन में नहीं जाते, पर बाकी लोग आएंगे कि नहीं हमारे फंक्शन। परिवार एक इकाई के रूप में चल रहा है, इसलिए आएगा, उसको हम परिवार कह रहे हैं अभी। दूसरा, अगर आप 10-15 लोग मिल करके आज के दिन मान लीजिए UHV का कुछ काम कर रहे हैं, ये जो 15 लोगों का टीम है, मैं इसको भी परिवार कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी यही नियम लागू होगा। ये कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर नहीं, वही ये इसकी भी ज़रूरत है। और
जो घर वाला परिवार होता है ना, उसमें तो बहुत सारा नीड है। इसमें कम से कम इतनी ज़रूरत है कि आपस में परस्पर स्नेहपूर्ण संवाद हो। यहाँ भी जिम्मेदारियों का ठीक से विभाजन चाहिए, एक दूसरे को समुचित फीडबैक देने का प्रावधान चाहिए, योग्यता का आकलन करके कार्यक्रम चाहिए। और यहाँ भी टीम को एक देख करके अगर यश को समान रूप में नहीं बांटेंगे ना, आपका टीम कल टूट जाएगा, कल टूट जाएगा, वो चलेगा नहीं, कितना भी कुछ कर लीजिए। जी, पकड़ में आ गया जो मैं कह रहा हूँ। जी, आप कुछ कह रहे थे दीदी, सॉरी। जैसे परस्पर कार्यों का विभाजन है, तब तो तभी हो पाएगा जब घर में सभी समझे हुए होंगे। नहीं तो ये मान्यता ही है कि पुरुष तो घर का काम करेंगे नहीं, तो फिर क्योंकि मेरी दीदी के यहाँ मैंने देखा है कि 2 लेडीज हैं, बाकी 3 जेंट्स हैं। पकड़ लिया मैंने आपकी बात को। 8 कमरों का घर है, इतना बड़ा घर है, बच्चे अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग, लेकिन करने वाले सिर्फ 2 लेडीज हैं, तो वो लोग तो अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते। वही, अगर वैसी स्थिति है ना, तो 2 में से एक बात है। एक तो बहुत ईमानदारी से ये देखना चाहिए कि 2 में भी ये सारा काम हम ठीक ढंग से संभाल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है उसको बदलने के लिए आपको एक बड़ा एफर्ट करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले तो ईमानदारी से ये देखना चाहिए कि 2 लोगों में भी ये सारा काम संभल सकता कि नहीं संभल सकता, तो फिर ऑप्टिमाइज करने का डिज़ाइन बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ झाड़ू और पोछा सब जगह हम लगाएं ही, फिर उसको ऑप्टिमाइज करने की टेक्निक पर काम शुरू करें। डायलॉग बच्चों के साथ शुरू करें। चलिए, हस्बैंड नहीं करते होंगे, बाकी लोग नहीं करते होंगे, वो डिज़ाइन नहीं है, बच्चों के साथ इस डायलॉग को शुरू करें कि बेटा इतना समय है, उसमें इतना ही कर सकते हैं। या तो बच्चे कहेंगे ठीक है, एक दिन झाड़ू मार दीजिए, उतना ही पर्याप्त है, या कहेंगे कि मम्मा मैं खुद पोछा मार लूँगा। ये है फीडबैक देने की बात। क्या है, हमको प्रैक्टिकल स्टेप सोच करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम पूरे सिस्टम को सोचेंगे कि एक साथ बदलने का काम कर देंगे, तो हमको बड़े स्केल पर सोचना पड़ेगा कि वो बदलाव करके कुछ बेनिफिट भी होता है कि नहीं। हम बहुत छोटे स्केल में प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, 10 और खड़ी हो जाती है। बढ़िया, मैं नीचे की बात भी कुछ और कर देता हूँ। फीडबैक के संदर्भ में ना कुछ और बातों को कर देता हूँ। पहली बात तो यह है कि जो परिवार के व्यवस्थित होने की सोचता है ना, उसी की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। जैसे आप अगर सोचते हैं परिवार व्यवस्थित हो, आपको दोनों काम करना पड़ेगा। बोलने को भी ठीक करने की ज़रूरत होगी, सुनने को भी ठीक करने की ज़रूरत होगी। आप अगर अगले से अपेक्षा रखेंगे कि अगला दोनों ठीक करे, ये कैसे संभव है? उसको तभी ज़रूरत ही नहीं लग रही है, उसको तभी उपाय ही नहीं पता है, करेगा कैसे? हमको भी ज़रूरत नहीं लग रही होती, हमको भी उपाय नहीं पता होता, और कोई हमको कहता करो, हम कर पाते क्या? वो तो अभी 3 दिन 4 दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको दिख रहा है कि एक लाइन बोलना अभी भी कठिन जा रहा है। दिख रहा होगा ना, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। और ये भी दिख रहा होगा कि अगर इसको बोलें तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगा, ये भी दिख रहा होगा। हाँ हाँ, और क्या, एग्जैक्टली थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, उतने से भी बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि जब हम फीडबैक का बात करते हैं ना, शुरू करते हैं सामान्य चर्चाओं में, एक तो है कि हमको कोई कठिनाई हो रही है तब हम बात कर रहे हैं, बट फीडबैक का तो एक जनरल सिस्टम होने की ज़रूरत है। हम वीक में एक दिन बैठ सकें, पूरे वीक में क्या चल रहा है उसको रिव्यू कर सकें। हम डेली 15 मिनट बैठ सकें, पूरे दिन भर क्या रहा उसको रिव्यू कर सकें। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ फीडबैक देने की जगह। तो किसी भी ऐसे फीडबैक को अगर आप देना चाहते हैं ना, उसका पहला जगह है फीडबैक सुनने का अभ्यास होना ज़रूरी है। दूसरे को बताना तो बहुत आसान है कि तुम्हारा जी कहिए कहिए। तुम्हें कमरा सजाना नहीं आता, फीडबैक में दिया है ना? तुम्हें कमरे में सुंदरता की जरूरत है। तुम्हें कमरे में
वही सुंदर बनाने की जरूरत है। हमारा कमरा थोड़ा सुंदर होने की ज़रूरत है, अच्छा, ये अपना नीड बताने की बात है। अगला सेंटेंस, तुम लेट आते हो, तुम्हें समय पर आने में देर हो जाती है। वही ये दोनों स्टेटमेंट जो है ना, वो ये नहीं है, ये है कि हमको समय से आने की ज़रूरत है ताकि फाइल ठीक से चल सके। तुम खाना बनाने में देरी करते हो, फीडबैक में है आजकल आपसे खाना लेट बन रहा है। ये दोनों गलत है। फीडबैक ये दोनों में कठिनाई होती है। भूख जल्दी लगाती है देखिए या मुझे जल्दी खाना थोड़ा लोगों को हंस लेने देते हैं, फिर फीडबैक देता हूँ। देखिए फीडबैक का एकदम सिंपल वो बता रहा हूँ मैं। फीडबैक कैसे दिया जाता है, आपकी जगह मैं से वाक्य शुरू करिए, मुझे से वाक्य शुरू करिए, आपसे तुमसे कुछ भी कह रहे हैं ना, ये ब्लेम है। मुझे से शुरू करिए, मैं से शुरू करिए और उस वाक्य को बोलने की कोशिश करिए। अब आपको दिख रहा है ना बोलने में क्या तकलीफ होती है। अब दिख रहा है ना बोलने में क्या तकलीफ है। वाक्य बोलिए, एक मिनट दीदी दीदी प्लीज प्लीज, एक मिनट वाक्य बोलिए, क्या है? नया वाक्य बोलता हूँ। नहीं पुराना बोलिए पहले। तुम्हें कमरा सजाना नहीं आता। वेट अ मिनट, तुम्हें कमरा सजाना नहीं आता है, तुम्हें से शुरू किए ना, मुझे से इसको अच्छा नहीं लगता है। मुझे देखिए ये क्या है, ये पूरे फीडबैक में देखिएगा ना, अच्छा है एक वाक्य का प्रैक्टिस करिए ना, समझ में आएगा। तुम्हें की जगह मुझे से शुरू करना है, तब कह रहे हैं मुझे कमरा अच्छा नहीं लगता। इसमें भी देखिए क्या कर रहे हैं, हम नीड नहीं बता रहे हैं, हमको एकदम सिंपल कहने की ज़रूरत है कि मुझे कमरे में यहाँ लाइट, यहाँ टेबल, यहाँ फैन की आवश्यकता महसूस होती है। सुनिए वाक्य को, मुझे कमरे में यहाँ लाइट, यहाँ फैन, यहाँ टेबल, ठीक, और यहाँ बेड की आवश्यकता महसूस होती है, ठीक। मुझे ब्लैक कलर का कर्टेन अच्छा लगता है, ठीक। मुझे नहीं पता कौन सा कलर अच्छा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने कमरे में एक गुलदस्ता होना चाहिए। ये भी ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने कमरे में एक गुलदस्ता होना चाहिए, यहाँ तक भी फीडबैक ठीक है। आपकी इस कमरा व्यवस्थित करने में क्या मुझे सहयोग करना है? हाँ ये कह सकते हैं, रिक्वेस्ट करना हो तो बोलिए। दूसरा स्टेटमेंट कहिए, जो दूसरा वाक्य था वो कहिए ना। मुझे जल्दी मत उठाओ। मुझे जल्दी मत उठाओ, ये ऑर्डर है। मैं सोचता हूँ कि आपको समय पर उठना चाहिए। अब तकलीफ दिखाई दे रही है आपको दूसरों की तकलीफ दिखनी चाहिए, अपनी भी दिखनी चाहिए। अगर कहना है ना तो एकदम सिंपल कहना है कि मुझे 8 बजे ब्रेकफास्ट की ज़रूरत है, क्या आप थोड़ा पहले उठ करके उसको बना सकते हैं? यही बात अगले के लिए भी समझने की ज़रूरत है कि फ्लेक्सिबल होने में टाइम लगता है। हम सोचते हैं बच्चे को आज सलाह दिए शाम से वो ठीक हो जाए, पत्नी को आज कहे कल से ठीक हो जाए। अपने लिए दिखना जरूरी है कि टाइम लगता है। भैया लेकिन ये कितने प्यार से और अच्छे से बोला, इतना फ्लेक्सिबल होने में टाइम लगेगा। बढ़िया, वापस आ जाते, देखिए वापस आ जाते। वेट, नमस्ते दीदी। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर लोगों को बात करने दिया जाए तो घंटों कर सकते हैं।
पीछे आ जाते हैं। देखिए, अगर फीडबैक के काम को करना चाहते हैं ना, तो अगले के फीडबैक को पहले सुनने की ज़रूरत है, ना कि अपना फीडबैक अगले को देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर अगले का फीडबैक सुनते हैं ना, तो उसको जहाँ जहाँ तकलीफ़ हो रही है वो उसको बता सकता है, उसके बाद उसके सुनने की जगह बनती है। वरना तो उसके मन में वही वही घूमता रहता है कि देखो हमको कह रहा है ऐसा करो, और हमारा ज़िंदगी तो नरक किए हुए है। तो अगले का फीडबैक पहले अगले की अपेक्षा को सुनने की ज़रूरत है, उसका जो सही भाग है उसको पूरा कर देने की ज़रूरत है। फिर जब हम अपनी अपेक्षा बताते हैं ना, तो पहले जो पॉजिटिव भाग है उसको रिकॉग्नाइज करके अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। फिर जहाँ हमको तकलीफ़ हो रही है वहाँ अपनी नीड और फीलिंग को बताने की ज़रूरत है, यानी शिकायत और दोषारोपण से मुक्त होने की ज़रूरत है। दोषारोपण जानते हैं ना, ब्लेम, कंप्लेन, उससे फ्री हो करके अपना नीड और फीलिंग बताने का ज़रूरत है। पहले तो सही को रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, फिर नीड और फीलिंग बताने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें एक मुख्य बात समझने की यह है कि ऐसा करना दूसरे के ऊपर उपकार नहीं है। हमारी अपनी ज़िंदगी इसके बिना दुखी हुई जा रही है, इसको पहचानना ज़रूरी है, ज़रूरी है। ये भी समझना ज़रूरी है कि एक जगह अगर ये अभ्यास ठीक से कर लेंगे ना, तो बाकी सब जगह जीने में आराम आ जाएगा जी। एक जगह पतली गली ढूंढेंगे तो कहाँ कहाँ तक भागते रहेंगे जी। क्लास 5 का एग्ज़ाम चोरी करके पास कर लीजिए, 6 का चोरी करके पास कर लीजिए, किसी दिन तो टकरा जाएंगे ना जी, किसी दिन तो टकरा जाएंगे। 10th बोर्ड में फंस जाएंगे, 12th बोर्ड में फंस जाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फंस जाएंगे, नौकरी के इंटरव्यू में फंस जाएंगे। कहाँ तक भागेंगे जी, कहाँ तक भागेंगे। बेहतर है एक दिन फेस कर लेना, और एक बार उसको फेस कर लेते हैं, फिर कहीं भी वो प्रॉब्लम हो आप आराम से डील कर सकते हैं। मैं तो सबको कहता हूँ, जॉब ज्वाइन करो ना, ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली और रिगरसली कर लो, ठीक, पूरे जन्म आराम में रहोगे, ठीक। अगर नहीं आती हैं चीज़ें, हर जगह दूसरे पे फेंकते रहने का, ब्लेम करने का, चेहरा छुपाने का डिजाइन चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगली बात ये कह रहा हूँ कि अगर हम व्यवस्थित ढंग से चर्चा चाहते हैं ना, तो अतीत की पुरानी समस्या की शिकायत के बदले भविष्य में समस्या ना हो, या भविष्य में हम व्यवस्थित जी सकें, उसके लिए व्यवस्थित जीने के स्वरूप पर चर्चा की ज़रूरत है। अगर अपनी तरफ से चर्चा करना हो तो पास्ट की शिकायत करने के बदले, उस पर बहुत डिटेल के बदले, हमको अपने नीड को आइडेंटिफाई करके फ्यूचर में वो कैसे पूरा हो सकता है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमारी हालत ये होती है कि अगला कहता है ना कि कर देंगे पूरा, तो हम पहले कहते हैं 3 साल में तो हुआ नहीं तुमसे, आज कर पाओगे तुम, लगता है। और जो थोड़ी बहुत संभावना भी है कि वो करेगा आगे, वो भी खत्म कर देते हैं हम अपने ही हाथों से। तो भविष्य के संदर्भ में व्यवस्थित होने के लिए जीने के स्वरूप पर चर्चा की बात है। अपनी जगह से देखेंगे तो ऐसा है, लेकिन अगर अगला अतीत से शुरू कर रहा है ना, तो उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये पुरानी बात कब तक सुनाओगे, हमको भी याद हो गया है, चुप हो जाओ। हमको उसको धैर्य से, एम्पैथी के साथ सुनने की ज़रूरत है, ताकि अगले का घाव हील हो सके। अगले के अंदर जो घाव हो गया है गहरा, उसको सुनने से वो हील हो जाता है, और वो घाव जब भरता है ना उसका, तब वो भविष्य पर चर्चा करने की जगह पर तैयार हो पाता है। उसके पहले तो वही पैर दर्द कर रहा है, तो करे क्या बेचारा, करे क्या। आप कितना भी हमारी बात पर ध्यान दें, कमर में दर्द हो रहा हो, हर 2 मिनट में ध्यान उधर जाएगा ही जी, करेंगे क्या। शरीर में खुजली हो रही हो, कितना भी हमको सुनेंगे, हर 2 मिनट में खुजलाहट पर तो ध्यान जाएगा ही ना जी। तो सुनना हो अगले को, तो धैर्य से सुनने की ज़रूरत है, एम्पैथी के साथ सुनने की ज़रूरत है, ताकि वो हील हो सके। और सारी पुरानी चर्चा में एक ही सवाल पूछना होता है, थोड़ा हील हो जाए ना,
तो एक ही सवाल पूछना है होता है कि अच्छा बताओ अब क्या करें। सिंपल लाइन पूछने की ज़रूरत होती है सारा, लेकिन इम्पैथी के साथ सुन लिए ना और आपको लगे कि 2-3 बार रिपीट हो गया है, तो एक ही लाइन पूछने की ज़रूरत है कि अब क्या करें, क्या करना ठीक है जी। वो ऐसा भी समझता कि आ गया लाइन पर। ये तो अच्छी बात है ना जी। एग्जैक्टली उससे बहुत सुख मिलेगा, ये समझ के रखिए। हम जो सोचते हैं ना कि लाइन पे नहीं आएंगे, हम टेढ़ा चलेंगे, एक दूसरे को लाइन पे लाने में ज़िंदगी गुजर जाती है जी। उससे बढ़िया है अपना लाइन पकड़ के चल लें। बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जी, लेकिन अब उसके लिए टीम तैयार होने की ज़रूरत है। आप लोगों को वो जिम्मेदारी आगे लेने की ज़रूरत है। आप कहेंगे श्याम तुम ही ये सब काम करो, तो हमारे पास काम की एक लंबी लिस्ट है जी, और वो रोज़ बढ़ती जा रही है। हमारे पास अभी कई वर्कशॉप हैं अलग अलग जो डिज़ाइन करने हैं। एक पेरेंटिंग का वर्कशॉप डिज़ाइन करना है, एक सीनियर सिटीजन के लिए डिज़ाइन करना है, एक महिलाओं के लिए डिज़ाइन करना है, ठीक है। एक विवाह के ठीक बाद जो कपल हैं उनके लिए डिज़ाइन करना है। नहीं, इसके ऊपर रिसर्च ये रिसर्च करके बनाने या मतलब कि ऑलरेडी डिजाइन हम यही सोच रहे थे कि अभी कोई हमको यही कहने वाले हैं। चिंता नहीं करिए, आपकी तो सारी समस्या यही है कि पत्नियों को ठीक होना है, तो उनके लिए वर्कशॉप कर देंगे, आप ऐसे ही ठीक हो जाएगा जी। एक वर्कशॉप आप अटेंड करेंगे आपकी शादी की बात। ख्याल अच्छा है, ख्याल अच्छा है। फिर उसका उत्तर बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि एक वर्कशॉप करेंगे आपके विवाह के बाद, सिंपल है, ये जन्म में आपका हमसे सुनने का अवसर नहीं आया। हम फंसा नहीं रहे हैं, हम फंसे हुए को ठीक जीने का उपाय बता रहे हैं। हम फंसा नहीं रहे हैं, हम तो फंसे हुए को कैसे ठीक जी सके उसका उपाय बता रहे हैं। एक सिविल सी बात पर अगर हम ही ब्लैंक हो जाते हैं ना, तो हमको ये दिखने की ज़रूरत है कि समस्या अगले की नहीं है, समस्या मेरी है। क्या करना है उस समय? रुक करके अपना नीड आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। परिवार के रूप में व्यवस्थित जीने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत महसूस होती है, वो नीड आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। तो चर्चा को आप ये फिक्स कर लीजिए, ब्लैंक हो गए तो तय कर लीजिए अगले दिन बैठेंगे। और जो 24 घंटे का समय मिलता है उसमें आप धीरे धीरे ये सोचना शुरू करिए कि हमारी ज़रूरत क्या है एक व्यवस्थित परिवार के रूप में जीने की जगह से। वो लिस्ट आउट करना शुरू करिए, धीरे धीरे लिस्ट मिल जाएगी आपको। सेम तब भी होता है जैसे कोई माफी मांगता है और जैसे कोई सिचुएशन हुई, अच्छा ठीक है चलिए माफी मांगते हैं, तब भी हम प्लान करते हैं। तो यहाँ पे भी आइडेंटिफाई हमें खुद करना है कि हमें अपनी नीड क्लियरली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी बात ये लिखी हुई है कि सारा जो काम होता है वो परिवार और समाज की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है वो पहचान सकें, और हम सब की अपनी अपनी योग्यता क्या है वो पहचान सकें, और दोनों लिस्ट को मैच करा दें। और बेस्ट ऑप्शन मैं ये नहीं मानता हूँ कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, ये हम डिसाइड करें। बेस्ट तरीका तो मैं ये मानता हूँ कि सारा काम आइडेंटिफाई हो जाए, हम स्वेच्छा से कह सकें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ।
उससे ही अगर सारे काम हो जाएं तो बात खत्म हो गई। अगर उसमें बच जाता है कुछ तो ये विचार करना चाहिए आपस में कि ये ज़रूरी काम है कि नहीं है हमारे लिए, ये नीड है कि नहीं हमारा। और लगता है कि नीड है तो जिसको लगता है कि परिवार व्यवस्थित होने की ज़रूरत है वो उस काम को बढ़ा ले, जिसको लगता है नहीं ज़रूरत है नहीं ले। ऐसे में जो योग्यता मतलब पोटेंशियल है उसमें कॉन्फिडेंस, कैपेबिलिटी या कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस, उसके कॉन्फिडेंस भी है। जी आप ये कहना चाहते हैं जी मिलान करें अगर हम अपनी तरफ से कुछ भागीदारी करते हैं, यानी हमें अपनी कॉन्फिडेंस पे कॉन्फिडेंस है। जी जी बिल्कुल। जैसे एक काम है खाना बनाना, एक काम है ड्राइविंग करना। मुझे खाना बनाना आता है तो मैं कह सकता हूँ कि किचन में देख लूँगा, ठीक है। आप कह सकते हैं ड्राइविंग मैं कर दूँगा। और जो नहीं हो सकता है और ज़रूरी लगता है कि एक साथ दो काम हैं, हम एक ही कर सकते, दूसरा किसी ने नहीं लिया है, रिक्वेस्ट कर लिया जाए ना कि इस काम की ज़रूरत लगती है, क्या आप इस काम को परिवार के लिए कर सकते, ये रिक्वेस्ट कर लिया जाए ना जी, रिक्वेस्ट कर लिया जाए। स्ट्रेटजी इसी जगह पर है कि आवश्यकता और योग्यता को मैच करा के सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए या अधिकांश आवश्यकता अधिकतम पूरी हो जाए, इसके लिए जो प्रयास करते हैं उसी का नाम स्ट्रेटजी है, तरीका है। बार बार लोग पूछते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में इवैल्यूएशन का रोल कहाँ है, आकलन का रोल कहाँ है। जजमेंट नहीं है, इवैल्यूएशन है, दोनों में अंतर है। तुम नालायक हो, ये जजमेंट है, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है, तुमको ये काम आता है, ये काम नहीं आता है, ये इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएट जो करने की ज़रूरत है ना, वो यहाँ स्ट्रेटजी बनाते समय इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। योग्यता का इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी बनाते समय करने की ज़रूरत है। यही है मूल्यांकन का मतलब, इतना ही है। योग्यता क्या है उसकी, उसको बताना, उसी को मैं इवैल्यूएशन कह रहा हूँ, उसी को आकलन कह रहा हूँ। वो जगह यहाँ है। स्ट्रेटजी बनाते समय हम देखते हैं कि क्या योग्यता है। अभी तो हम अयोग्यता बता लेने भर को ही आकलन कहते हैं, वो नहीं कह रहा हूँ। योग्यता को पहचानना मूलभूत है। तो एक जगह यहाँ है जहाँ आकलन की ज़रूरत पड़ती है। एक आकलन की ज़रूरत तब पड़ती है जब परिवार और समाज की सारी आवश्यकता की हम लिस्ट बनाते हैं और ऐसा लगता है कि सब नहीं कर सकते, तो वहाँ प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत पड़ती है कि क्या हायर प्रायोरिटी की चीज़ है, क्या लोअर प्रायोरिटी की चीज़ है, ताकि हायर प्रायोरिटी की चीज़ को हम कर सकें, लोअर प्रायोरिटी की छूट जाए तो कोई बात नहीं। वरना हम लोअर प्रायोरिटी की चीज़ में उलझे रहते हैं, हायर प्रायोरिटी की चीज़ छूट जाती है। मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल बताते हैं कि हम ज़्यादातर समय अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में उलझे रहते हैं। वो कैटेगरी बनाते हैं अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट की, तो 4 कैटेगरी बनाते हैं, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। दूसरे साइड से शुरू करता हूँ, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ठीक, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, 2 हो गया। अब लाइए अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। इसकी स्ट्रेटजी एकदम सिंपल होती है कि इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट से काम को शुरू किया जाए। स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये दोनों वर्ड पता है ना, इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट। इम्पॉर्टेंट हो अर्जेंट नहीं हो, उस काम से काम को प्लान करने की, शुरू करने की ज़रूरत है। उसको करते हैं ना धीरे धीरे तो अर्जेंट लिस्ट से ख़त्म हो जाता है। अन्यथा हम बहुत सारा अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ों में उलझे रहते हैं, इम्पॉर्टेंट छूट जाता है। प्लानिंग के अभाव में हम अर्जेंट होता है, इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ऐसी चीज़ों में उलझे रहते, उलझे रहते। ये आपके ढूंढने के लिए है कि ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, उसको थोड़ा पहचाना जाए। इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट से काम को शुरू करने की ज़रूरत होती है प्लानिंग में। इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट से शुरू करो। नहीं, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट तो
आता हूँ जो आप कह रहे हैं मैं आता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी हमारी ज़िंदगी का, वेट अ मिनट, आपस में बात करेंगे तो फिर कुछ भी पकड़ में नहीं आएगा। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी जो हमारी ज़िंदगी ज़्यादातर प्लानिंग के अभाव में उलझी रहती है ना, वो अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट में उलझी रहती है। जो लंबे समय की प्लानिंग की ज़रूरत होती है वो तो इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट से शुरू करने की ज़रूरत होती है। अन्यथा क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट अगर हमारा बना ही रहता है तो इमीडिएटली हम उलझते ही रहेंगे हर काम में, किसी समय आप रिलैक्स नहीं रह सकते। फंस गए हैं जब तक, तब तक के लिए इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट को डील करने की ज़रूरत पड़ती है। काम अर्जेंट में जाता ही इसीलिए है कि जब वो इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट था उस समय उसको डील नहीं किया गया, तब वो अर्जेंट पे चला जाता तभी तो अर्जेंट में जाता है, नहीं तो जाता कैसे। इम्पोर्टेंट है पर अभी जरूरत नहीं है तो बाद में कर। ये रोग पैदा कर लिए तब तो आपको इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट पर ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें अर्जेंट कैटेगरी में इसीलिए चली जाती हैं कि इम्पॉर्टेंट होते हुए भी इग्नोर होती रहती। कर लेते हैं, ध्यान से हट जाता है, सिस्टम के उसमें नहीं होता है, अर्जेंट में आके खड़ा हो जाता है, फिर वो गले में फंस जाता है। जी भैया यही हो रहा है अभी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कुछ भी इम्पोर्टेंट काम करते रहो, पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। जैसे कोई चीज फालतू बात आती है तो बहुत अर्जेंट है, सब काम करके छोड़ा, अधिकारी यही बोलते हैं क्लास छोड़ने पर डाक हो जाओ। गवर्नमेंट में तो यही होने वाला है। ऐसे ही है जी, ठीक बात है, मस्ट होता है। तो देखिए लाइफ की जो प्लानिंग करनी पड़ती है ना, वो इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट को डील करने से अर्जेंट के होने की संभावना ही बहुत कम हो जाती है। फिर भी कोई हो जाए तो करना होगा जी, लेकिन प्लानिंग वहाँ से करेंगे ना। अर्जेंसी क्या है कि हमारे ऊपर एक दबाव डालती है, फिर उसमें पूरा सिस्टम के वॉश हो जाता है, जो जहाँ लगा है सबको काम छुड़वा के यहाँ लगाना पड़ता है। फिर बाकी सब काम गौन है। आप शिविर में आए हो, कोई बात नहीं, उठ के आओ यहाँ से। अभी उनको फ़ोन आ गया, बेचारे चले गए उस दिन, हमारे जाबुआ आपके मित्र, ठीक है। ऑफिस से मैडम का फ़ोन आ गया, कुर्सी खाली मैं उन्हीं की मान रहा हूँ। ऑफिस से मैडम का फ़ोन आ गया कि कुछ भी हो, ये सबसे अर्जेंट काम है, पहले इसमें आओ, बाकी सब बाद में हो जाएगा। ये इससे समझ में आता है कि अभी हमारा जो है ना, जो गोबर खेत में आना चाहिए वो दिमाग में आ गया। कुछ कह रहे हैं दीदी? मैं ये कह रही थी भैया, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग IIT में सर्विस छोड़ के, जॉब छोड़ के, घर छोड़ करके हमें सब इतना अपना हमको बता रहे हैं पूरे भारत में, और हमको हमारे विद्यालय से प्रिंसिपल बताता है कि अल्पविराम और इसका यूनिवर्सिटी का नाम मत लेना। तो ये समझ में नहीं आती बात। देखिए इसमें तो एकदम सिंपल सी बात है। पहले तो मैं बता दूं, मैं कोई परिवार और घर छोड़ के नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सबकी बता रहा हूँ, मैं तो सबकी सहमति से ही कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा। दूसरी बात ये कि मेरी रुचि और पसंद का काम है, तो हमको किसी भी तरह से बोझ नहीं लगता है, ठीक है। हम एनर्जाइज फील करते काम को करके, ना कि दबाव महसूस करते। तीसरा, ये जो प्रिंसिपल आपके कह रहे हैं ना, देखिए इससे तो सिंपल हमको एक बात समझ में आती है कि उनको इनका इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आता है। हाँ बिल्कुल सही, यही तो हम कर भी रहे हैं। स्कूल में कई प्रभार के साथ में हमारा दायित्व भी हम पूरा करते हैं। अगर मेरी बात में कहूँ तो कई प्रभार हैं मेरे पास, कई दायित्व हैं। भारत स्वतंत्र नहीं हुआ तो उसके पहले का ऑल स्कॉलर मेरे पास है, और वो सारे दायित्व निभाते हुए मैं यहाँ पर आती हूँ कि मैं अपने खुद को सुधार सकूँ। और प्रिंसिपल मैडम जो है समझने को तैयार। दो मैं उपाय बता देता हूँ, दो में से एक बात होगा।
या तो किसी कारण से प्रिंसिपल मैडम आपसे पहले से दुखी हैं, ठीक है, दुखी हैं, किसी कारण से दुखी हैं, इसलिए वो कहती रहती है। एक कारण ये हो सकता। दूसरा कारण ये हो सकता कि उनको इसकी आवश्यकता अभी समझ में नहीं आ रही है कि ज़रूरत क्या है। उनको भी लगता है कि ऑफिस और नौकरी बचा रहे, उसके लिए जो करना ज़रूरी है वो होता रहे, इन कामों का क्या है। दुखी तो नहीं है, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम सबसे शेयर करती है, कोई तैयार नहीं होता, आखिर में मैं ही मिलती हूँ और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वही तो फिर उसमें जो है ना, किसी लेवल पर उनको इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो इतना घूम करके आप लोगों से बात कर रहे हैं और ये जो समस्या पैदा हो रही है और कोई करने वाला नहीं है ना, UHV किया होगा तो कर दिया करेगा मैडम, ये तकलीफ़ आपको नहीं होगी इतना घूमने का, ये बताने की ज़रूरत है। ऐसा कोई क्रिटिकल पेरेंट्स वगैरह आता है, कोई मैटर होता है या किसी वक्त पत्रकार या किसी का भी आता है मैटर, तो वो ये चाहते हैं कि बाजू मैडम मेरे साइड में खड़ी रहे। वही बता रहा हूँ, तो उनको ये दो बात बताने की ज़रूरत है कि मैडम इतना जो आपको घूमना पड़ता है इन सब जगहों पर और कोई तैयार नहीं होता है ना, UHV करवा देंगे तो ये सब बड़े कोऑपरेटिव हो जाएंगे। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि मैडम इतना धक्का मार मार के जो आपको सबको डांटते रहना पड़ता है सुबह से शाम तक, और उस प्रोसेस में आपका BP बढ़ रहा है, वो ठीक हो सकता है क्योंकि लोग जिम्मेदारी से भी काम कर सकते हैं। उनको ये बताने की ज़रूरत है कि मैडम परिवार में जो भी समस्या हो रही होगी उसका समाधान पर इसमें बात होता है, और यकीन मानिए कि ठीक हो सकता है किसी के भी घर की समस्या। आपके मत बोल दीजिएगा, नहीं तो नाराज़ हो जाएंगी वो। तो मैं भी चाहती हूँ कि एक प्रोग्राम ऐसा आप डिज़ाइन कीजिए कि सारी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो हम सुखी हो जाएंगे। बढ़िया, ये पहले पीछे जो है पास कर देता हूँ, प्रवीण जी बैठे हुए हैं। पर सर को मेरी ये प्रॉब्लम बता चुकी, आज ही साक्षी ने मेरी प्रिंसिपल से बात करी थी, मैं बता चुकी सर को। पर मैं दो बात बताऊंगा। अगर आप सोचते होंगे कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी, तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। मैं PTU का एक वर्कशॉप कर रहा था, डायरेक्टर की वर्कशॉप थी मुझे लगता है, हाँ डायरेक्टर वर्कशॉप थी। ऐसे ही चल रहा था, एक लड़का लास्ट में खड़ा हुआ, कुछ बच्चे थे उसमें वॉलंटियर, उसने कहा फीडबैक में हमको भी कुछ कहने आए। कहा क्या हो गया भाई? तो कहा जब स्टूडेंट वर्कशॉप हो रही थी ना, तो स्टूडेंट कह रहे थे कि टीचर की वर्कशॉप कराइए, हमारी कराने भर से क्या होगा। जब टीचर की वर्कशॉप हुई तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल्स और डायरेक्टर को वर्कशॉप कराइए, हमारे कराने से क्या होगा। और डायरेक्टर वर्कशॉप में भी यही बात हो रही थी कि डायरेक्टर कह रहे थे कि मैनेजमेंट और मालिक को करवाने की ज़रूरत है, हमारे हाथ से क्या होगा। तो अब हमको लगता है मैनेजमेंट और मालिक से होगा ना, तो कहेंगे AICT UGC पॉलिसी पर बात करिए जी, गवर्नेंस वालों को बताइए हमारा क्या होगा। हमको पहचानने की ज़रूरत है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, ये बात तो सही है, पर कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है ऐसा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये परिस्थितियाँ अनुकूल करके सुखी होने के डिज़ाइन की जगह परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का काम हम कैसे कर सकते हैं, उस पर हम सबको सोचने करने की ज़रूरत है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम रास्ता धीरे धीरे निकाल सकें, उसके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। वो बच्चा भी अपने हिसाब से करना चाहता है, उसकी सहमति के बिना आप उसको गोद में ही क्यों नहीं उठाइए, वो रोएगा। और देखिए ना, वो जब चाहेगा कि गोद ले तब आप नहीं लेंगे तो रोएगा, और जब वो घूमना चाह रहा है, हाँ और क्या और जब वो घूमना चाह रहा है तब आप उसको गोद में लेंगे तब भी तकलीफ है। हमको तो लगता है हम ध्यान रख रहे हैं उसका, ये पकड़ना ज़रूरी है कि उसका अपना भी एक मन है जी, उसका ध्यान रखेंगे तभी उसके साथ कनेक्शन बैठ सकता है, नहीं तो कैसे बैठेगा जी। कुछ और कह रहे थे क्या? सबसे पहली वर्कशॉप भैया प्राचार्य की हुई थी। अच्छा, उसमें उनकी प्राचार्य नहीं आ पाई होंगी ना। सर पता नहीं कहते हैं कब कितना होगा, मैंने भी सुना भैया, मेरी प्राचार्य भी बोली कि देखा तो घूमने से फुर्सत नहीं है। सही बात है, उनको कहिए मैडम चलिए ना, आप भी दोनों लोग घूम आएंगे। शुरू में जब वो आई थी हमारे स्कूल में, तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था, मैंने मैडम एक बात कहूँ, मैंने कहा जी मैडम आदेश, क्योंकि मेरी जो प्रिंसिपल की मीटिंग हो ना उसमें आप चले जाया करो, आप सटीकता से जवाब दे सकते हो।
मैंने कहा मैडम वहाँ पर किसी ने हाथ पकड़ के तो बाहर निकाल दिया, क्या प्रिंसिपल हो गया, तो मैं क्या कर जाऊँ? उसका तो सिंपल उपाय है, एक लेटर उनसे लिखवा के ले लीजिए कि हमारी प्रतिनिधि के रूप में यही जाया करेंगे। बहुत से ऐसी मीटिंग होती है जो प्रतिनिधि अलाउ नहीं रहता है। अच्छा, ये सिस्टम की समस्या है। बढ़िया। ऐसे ही चल जस्ट हम लौट आए। देखिए मैं वापस समराइज कर दे रहा हूँ। हम लौट आते परिवार के या टीम के मुद्दे पर। देखिए टीम में सही क्या है गलत क्या है इसको डिसाइड करने के साथ साथ सबकी नीड और सबकी योग्यता का आकलन करके कार्यक्रम को बनाने की ज़रूरत है। तो परिवार और समाज की आवश्यकता और हम सब लोगों की योग्यता को मैच करने की ज़रूरत है और अधिक से अधिक नीड पूरी हो सके इसको ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी यहाँ है, इसमें योग्यता का आकलन करने की ज़रूरत पड़ती है और अगर सभी नीड पूरा नहीं हो पा रहा हो तो नीड की प्रायोरिटी लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और ये सामूहिक बनने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहूँगा, निष्कर्ष पहले चर्चा बाद में। ये ऐसा है कि हम चाह रहे हैं दूध पहले पी लें गाय बाद में पालेंगे, ये डिज़ाइन नहीं चलेगा जी। निष्कर्ष पहले चर्चा बाद में कोई वो नहीं होता। चर्चा पहले निष्कर्ष बाद में ये होने की ज़रूरत है और निष्कर्ष के लिए खुले रहने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा मुद्दा नीड पूरा होना है, न कि हमारे हिसाब से काम होना। नीड पूरा हो जाए कोई बेहतर स्ट्रेटजी से तो हमको खुश होने की ज़रूरत है जी। अगर आप कोई बेहतर स्ट्रेटजी ढूंढ दो जिससे हमारी और आपकी नीड पूरी हो जाए तो उसके हिसाब से चलें या अपना जो पहले से मन में बैठा रखें उस हिसाब से चलें। मीटिंग आजकल बहुत सारी ऐसी हो गई है कि मन में निष्कर्ष बैठा रहता है। होशियार लोग जो है ना वो मन में निष्कर्ष बैठाए रखते हैं, बोलते नहीं हैं, चर्चा चलाते रहते हैं इस तरह से कि निष्कर्ष वही निकल जाए जो वो चाहते हैं। ये आज के बुद्धिमान मैनेजर का अर्थ है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मैनिपुलेशन टेक्निक की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। एक इकाई के रूप में देखने का मतलब है क्रेडिट कॉमन हो, यश कॉमन हो और आपस में तुलना की प्रवृत्ति ना हो बल्कि सहयोग की प्रवृत्ति हो और हम एक टीम के रूप में अपने को देखें, टीम के एक भाग के रूप में अपने को देखें, न कि अपने अराउंड टीम को देखें। केंद्र में टीम हो उसके एक हिस्से के रूप में हम अपने को देखें, न कि केंद्र में हम अपने को देखें और टीम को अपने अराउंड देखें। ऐसे ही परस्पर स्नेहपूर्ण संवाद, जिम्मेदारियों का विभाजन, एक दूसरे को फीडबैक, ये उसका हिस्सा है। फीडबैक में दूसरे से फीडबैक सुनना फिर अगले को फीडबैक देना, ये इम्पॉर्टेंट है। फीडबैक देते समय जो सही वाला भाग है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको एप्रिशिएट करना, ये ज़रूरी है। फिर कमियों वाले भाग पर बात करने की ज़रूरत है और कमी वाली जगह पर भी अपने नीड और फीलिंग को बताने की ज़रूरत है, ना कि दूसरे को ब्लेम या जज करने की ज़रूरत है। और अल्टीमेटली पहले जो कुछ भी हुआ उस पर अपनी ओर से चर्चा करने के बदले आगे हमारी और आपकी नीड कैसे पूरी हो सकती है इस पर चर्चा को केंद्रित करने की ज़रूरत है। और अगर अगला पास्ट का कुछ बात करता है उसको एम्पैथी के साथ सुनने की ज़रूरत है और एक सीमा तक सुनने के बाद बस एक लाइन पूछने की ज़रूरत है, आगे क्या करें जिससे ये ना हो, आगे क्या करें जिससे हमारा जीना ठीक हो सके। जब तक अपना भाव ठीक रहे तब तक सुने और फिर बोले आगे क्या करना है। भाव खराब होने के पहले ये बात बोल लें, नहीं तो भाव खराब होने के बाद बोलेंगे ना तो तकलीफ़ हो गई। हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं बोलने के संकोच में ना बहुत देर तक उसको अंदर दबाते हैं, फिर इतना बिगड़ जाता है अपना स्थिति कि जो बाहर निकलता है वो कुछ खराब ही निकलता है। तो इतनी बात हमको टीम के संदर्भ में कहनी थी। हम चर्चा को यहाँ पर रोक लेते हैं। कोई अर्जेंट प्रश्न नहीं हो तो, अर्जेंट कुछ हो तो बताइए। ठीक है, विचार किया जाए। मैं वापस क्लोज करने के पहले याद दिला दूं, मूलभूत आवश्यकता पर ध्यान को बनाए रखना। अगले को जब भी सुन रहे हैं तो सारा कुछ फिल्टर करके नीड को सुनना, बोल रहे हैं तो नीड और फीलिंग के अलावा कुछ भी ना बोलें। बहुत ज़रूरी हो तो ऑब्जर्वेशन और रिक्वेस्ट बोलें।
बाकी कुछ भी बोल रहे हैं समस्या पैदा कर रहे हैं। और नीड और फीलिंग का वाक्य बनाने के लिए 2 शब्द बस चाहिए, एक शब्द फीलिंग का, एक शब्द नीड का, बाकी तो सेंटेंस पहले से बना हुआ है। जी सभी को नमस्ते, सुबह मिलते हैं 9:30 बजे। और 2 अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से। केसरी भैया कौन है यहाँ पर? भैया ही नहीं है, कोई नहीं, प्रदीप भैया हैं। अगर जाने के पहले आप में से किसी को भी हमसे बात करने की कोई ज़रूरत हो, प्रदीप भैया के पास अपना नाम और कितना समय चाहिए वो डाल दीजिएगा। कहीं अगर एडजस्ट होने का स्कोप होगा तो हम कर देंगे। तो किसी को भी ऐसा लग रहा हो कि हमसे बात करने की कोई ज़रूरत है, प्रदीप भैया के पास अपना नाम, कहाँ रुके हुए हैं वो, और कितना समय चाहिए, वो 3 चीज़ मार्क करा दीजिए, हम संपर्क कर लेंगे आपसे। बढ़िया जी, नमस्ते सभी को।